ऑन अ कैगो बेसिस अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न्स दे पाए हैं? Last 5 year CAGRs on momentum itself is about 26% per year. सब बोलते हैं रिसर्च करो, DYOR, डू योर ओन रिसर्च. हाउ डू आई रिसर्च? वेयर डू आई स्टार्ट? वो एक्शनेबल चीजें. कोई कॉन्सेप्ट आजकल ठीक नहीं है, तो आजकल एआई भी है आपका. एआई को जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो कहेगा कि ये आप देखो. जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, यू कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस एंड आप वैलिडेट कर सकते हो. स्पेशलाइज्ड LLMs भी है जो आप फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो. Correct. इट्स लाइक आप किसी से बात कर रहे हो Yes. एंड दे ट्यूटर यू ऑलमोस्ट. Yes, and it's a great thing. It's a good thing because it will help you get more information. हाँ, प्रोवाइडेड वो हेलुसिनेट नहीं करे. बट ये नहीं पूछना कि कौन सा स्टॉक खरीद. फिर तो मतलब वो तो मत ही पूछो. हाँ, स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक earnings. Then you understand the balance sheet. And you understand the cash flow statement. You understand how to go through conference calls. Then you understand the market which they're operating in, and then their competition. Stock price itself gives you a technical understanding of the stock. अब स्टॉक्स ना खरीदना बहुत आसान है, राइट, बट बेचना बहुत मुश्किल है. न्यू इन्वेस्टर्स के लिए वो क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन दे थिंकिंग ऑफ एक्चुअली ट्रेडिंग स्टॉक्स? So I think 3 reasons to sell. One is आपका जो थीसिस आपने स्टार्ट किया था कंपनी का, कि वो थीसिस हो नहीं रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है. सेकंड, आपको पैसे चाहिए किसी चीज़ के लिए खर्च करने के लिए या जो भी है. थर्ड इज आप ये स्टॉक अच्छा है लेकिन ये और स्टॉक है जो उससे बेहतर है. समटाइम्स बुरा न्यूज़ जो आता है बुरा लगता है लेकिन बुरा नहीं है. जैसे कोई IT रेड हो गया किसी कंपनी में, आपको कैसे पता कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आप ये कह सकते हो कि देखो 3 महीने वेट कर, IT रेड पे कोई फाइन वाइन नहीं आया 3 महीने बाद तो हम वापस खरीद लेंगे. दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी. बट लोग ये करते हैं IT रेड आ गया बंद करो उसको, कंपनी गंदी है, लेट्स गेट आउट ऑफ इट. इनफैक्ट IT रेड गई और कंपनी का कुछ मतलब नोटिस नहीं आया, दैट मीन्स अ गुड कंपनी. जब आपने बोला रिसर्च करना है स्टॉक के बारे में, काफी लोग ना इमीडिएटली फंडामेंटल्स की तरफ चले जाते हैं. बट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर न्यू इन्वेस्टर्स टू नो कि टेक्निकल एनालिसिस भी समझना चाहिए? सो एक्चुअली दोनों से पैसा बनाया जा सकता है, इंडिपेंडेंटली एंड टुगेदर. अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड कि थोड़ा सा फंडामेंटल थोड़ा सा टेक्निकल आप दोनों को साथ में लगाओ, क्योंकि अच्छी कंपनी को अच्छे टाइम पे खरीदना है. अगर आपके पास आर्टिफिशियल माइंड में बेंचमार्क्स है कि मुझे मिनिमम 20% बनाना है, फिर किसी का कुछ नहीं होगा. काफी लोग ना डिविडेंड्स के पीछे भागते हैं कि मतलब डिविडेंड्स है तो पैसा ही पैसा होगा, उसके बीच में उसके लालच में निकल जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन्वेस्टर्स हु यू नो गो टुवर्ड्स स्टॉक्स जो डिविडेंड देने वाले हैं या फिर उनका डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है? माय आंसर टू दैट इज प्रोबब्ली द मीम. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? क्योंकि डिविडेंड भी आपका ही पैसा है, कंपनी में था वो आपको दे रहा है. जब तक कंपनी में था उसकी वैल्यू थी, अब वो निकल गया तो कंपनी की वैल्यू कम होनी चाहिए होती. लेट्स से मेरे पास 50,000 रुपीज का कॉर्पस है टू इन्वेस्ट. मैं कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड डिफरेंट स्टॉक्स में कितना अमाउंट डालूं? आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट विद दिस दीपक. ऑडियंस को पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं. कैपिटल माइंड एज ऑफ डेट क्या करता है, कितने AUM के पैसे ये मैनेज करता है? we manage about 2,200 crore. So mostly हम इंडियन स्टॉक्स खरीदते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स भी खरीदते हैं. कुछ लोगों के लिए अलग अलग about 1,400 कस्टमर्स हैं हमारे. Each one has a combination of at least 1 or 2 of our portfolios. और हमारे पोर्टफोलियोज हैं, जैसे मोमेंटम हुआ एक पोर्टफोलियो है, सर्ज इंडिया एक पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो है, इंडेक्स फंड्स के एक पोर्टफोलियो. सो ये सारे मिला के 2,200 crores हम मैनेज करते हैं. आपने ये कब स्टार्ट किया एंड ऑन अ कैगो बेसिस अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न्स दे पाए हैं? About 2017 में स्टार्ट किया. So last 5 year CAGRs on momentum itself is about 26% per year. सर्ज इंडिया में 24 या 24.5, 25%. तो लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि हाँ, हर रोज आई विल स्पेंड सम टाइम रिसर्चिंग ऑन स्टॉक्स. सब बोलते हैं रिसर्च करो, DYOR, डू योर ओन रिसर्च. हाउ डू आई रिसर्च? वेयर डू आई स्टार्ट? वो एक्शनेबल चीजें. कोई कॉन्सेप्ट आजकल ठीक नहीं है, तो आजकल एआई भी है आपका. एआई को जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो कहेगा कि ये आप देखो. जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, यू कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस एंड आप वैलिडेट कर सकते हो. स्पेशलाइज्ड LLMs भी है जो आप फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो. Correct. इट्स लाइक आप किसी से बात कर रहे हो Yes. एंड दे ट्यूटर यू ऑलमोस्ट. Yes, and it's a great thing. It's a good thing because it will help you get more information. हाँ, प्रोवाइडेड वो हेलुसिनेट नहीं करे. बट ये नहीं पूछना कि कौन सा स्टॉक खरीद. फिर तो मतलब वो तो मत ही पूछो. हाँ, hopefully they tell you. No, we can't tell you. There are people who are building portfolios also saying कि आप बनाओ portfolio. That's also a problem. But it's better to learn the concepts rather than try to make it buy your stocks or something. तो लेट्स से मुझे एक स्टॉक मिल गया जो आई एम कीन टू स्टडी अबाउट. ठीक है, मुझे रिसर्च करना है. स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को मैं कैसे गेज कर सकती हूँ कि वो अच्छा है कि बुरा है? क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? लाइक फंडामेंटल्स में क्या, रिजल्ट्स में क्या देखना चाहिए, मतलब रिपोर्ट्स में क्या देखना चाहिए? So I think as you get bigger and bigger, you start off with the basic earnings.
earnings. then you understand the balance sheet, Mm-hmm. and you understand the cash flow statement. You understand how to go through conference calls to understand whether Phone the calls. management is this thing. Then you understand the market which they're operating in, कि वो market grow हो रहा है कि नहीं हो रहा है, and then their competition. So that is who else is in that play. Then the management itself, which is ये कौन है लोग और क्यों चलाते हैं कंपनी, किस तरह से चलाते हैं, have they been running it for years, here do they have any problems with each other, do they do the right thing for shareholders, who is on the board, all of these things play a small role. तो आप जैसे जैसे रिसर्च करते जाओगे यू विल फाइंड समथिंग ऑन ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स कि इन्होंने क्राइसिस में कैसे किया था, ये सारी चीजें आई थिंक बिकम्स अ पार्ट ऑफ द थिंग. एंड देन लुकिंग एट द प्राइस इटसेल्फ, स्टॉक प्राइस इटसेल्फ गिव्स यू अ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक. इसमें बहुत सारा वॉल्यूम नहीं है, कभी कभी वॉल्यूम आ जाता है. Is the stock manipulated? Are a few players taking advantage? Are insiders selling the stock or buying the stock? ये सारा information आपको अलग अलग साइट्स में मिलेंगी. A site called screener.in gives you a lot of this information. आप एक जगह सारा 10 साल का आप डेटा देख सकते हो. So that's a good place to begin. बेसिकली एक नॉन क्रीपी तरीके से ऑनलाइन स्टॉकिंग करनी है बट रिसर्च. Online stocking of stocks is what we do, not woke friendly, but unfortunately we have to be stocking our stocks all the time. अमेजिंग दो, ग्रेट टिप्स. अब स्टॉक्स ना खरीदना बहुत आसान है राइट, बट बेचना बहुत मुश्किल है. सो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए वो क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन दे थिंकिंग ऑफ एक्चुअली ट्रेडिंग स्टॉक्स? कब बेचना चाहिए? So I think 3 reasons to sell. One is आपका जो थीसिस आपने स्टार्ट किया था कंपनी का कि वो थीसिस हो नहीं रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है. सेकंड, आपको पैसे चाहिए किसी चीज के लिए खर्च करने के लिए या जो भी है. थर्ड इज आप ये स्टॉक अच्छा है लेकिन ये और स्टॉक है जो उससे बेहतर है. So instead of me over allocating number of stocks, I say okay ये बेच के ये वाला खरीद. Maybe they're in the same space, this competition. मैंने ये वाली होटल कंपनी खरीदी लेकिन ये वाली होटल कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो let's me sell this and buy that. So these are the reasons why either you find a better deal or the company does not meet your thesis, or whatever has corporate governance issues. Something is wrong with the company. Or thirdly, you need the money. नाउ क्या होता है ना, कई बार लोग खरीद लेते हैं स्टॉक को एंड वो 20-30% नीचे चले जाता है. इफ इट गोज अप ग्रेट, इफ इट गोज डाउन फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाते हैं. दे स्टार्ट होल्डिंग द स्टॉक्स. उन इन्वेस्टर्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? मेरा ये कहना है कि ये तरीका है सीखने का कि आगे क्या नहीं करोगे. तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाते हैं स्टॉक में, एट सम पॉइंट दे रियलाइज कि ये इसमें कुछ नहीं है, लेट गो. बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द लूजर्स एंड अर्न फ्रॉम द विनर्स. अगर आप सीखते नहीं हो क्यों मैंने ये स्टॉक खरीदा और जब नीचे चला गया मेरा बिहेवियर कैसे था, तो क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा कुछ हुआ है? बहुत सारा. एवरीबॉडी गोज थ्रू. स्टॉक नीचे जा रहा है, कोई बुरा न्यूज आ रहा है, तो पहले ये लगता है कि यार ये बुरा न्यूज आते ही हमको बेच देनी चाहिए. देन अगली बार बुरा न्यूज आता है और स्टॉक फिर ऊपर चला जाता है. देन यू यार बुरा न्यूज आया, मैंने बेचा, फिर ऊपर चला गया. तो फिर देखो नहीं, बुरा न्यूज को एनालाइज करो थोड़ा सा. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू लुक एट न्यूज एंड द रिस्क इट इन्वॉल्व. समटाइम्स बुरा न्यूज जो आता है बुरा लगता है लेकिन बुरा नहीं है. जैसे कोई IT रेड हो गया किसी कंपनी में, इनकम टैक्स रेड, आपको कैसे पता कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आप ये कह सकते हो कि देखो 3 महीने वेट कर, IT रेड पे कोई फाइन वाइन नहीं आया 3 महीने बाद, तो हम वापस खरीद लेंगे. ये भी ठीक है, दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी. बट लोग ये करते हैं IT रेड आ गया बंद करो इसको, कंपनी गंदी है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर. लेकिन कभी कोई IT रेड आती है फिर कोई ऑर्डर आता नहीं है, फिर आप बेकार में निकल गए कंपनी से. इनफैक्ट IT रेड गई और कंपनी का कुछ मतलब नोटिस नहीं आया, दैट मींस अ गुड कंपनी. They just sometimes raid companies based on information and then they're not able to find anything. If they're not able to find anything, it's a good company. So I think that's linear steps of understanding a company. That is useful for you. पैनिक के चक्कर में शायद अपसाइड भी मिस हो रहा है. Usually यही होता है कि लोग डरे हुए होते हैं, greed and fear. जब आपने बोला रिसर्च करना है स्टॉक के बारे में, काफी लोग ना इमीडिएटली फंडामेंटल्स की तरफ चले जाते हैं. बट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर न्यू इन्वेस्टर्स टू नो कि टेक्निकल एनालिसिस भी समझना चाहिए, या सिर्फ फंडामेंटल से स्टार्ट करें देन टेक्निकल, या बोथ आर इम्पोर्टेंट? So actually दोनों से पैसा बनाया जा सकता है, independently and together. You have to find out what works for you. तो इसलिए मैं कहता हूँ दोनों को एक्सप्लोर करो. If you find that तुम्हें फंडामेंटल्स ही अच्छा लगता है, टेक्निकल्स से आपको कोई मजा नहीं आता है या फिर आपको लाइक जचता नहीं है वो, you should ignore it. But a lot of people find कि थोड़ा सा फंडामेंटल थोड़ा सा टेक्निकल आप दोनों को साथ में लगाओ, क्योंकि अच्छी कंपनी को अच्छे टाइम पे खरीदना चाहिए. तो अगर सपोर्ट पे आ गया है, सपोर्ट से बाउंस हो रहा है,
then it's a good time. It's a good stock. It's bouncing from support. That means I'm going to buy it. So I'll do the work. I'll do the research. I'll wait for the right time using technicals. एंड आपको कैसे पता चलता है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बुरा परफॉर्म कर रहा है? मतलब आप अपने आप के लिए बेंचमार्क क्या रखते हैं? न्यू इन्वेस्टर्स को क्या रखना चाहिए? I think आपको पोर्टफोलियो अप्रोच रखना चाहिए. स्टॉक अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है इज नॉट रेलेवेंट बिकॉज यू सिलेक्टेड स्टॉक्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. आप प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते कि क्या होगा. 20 स्टॉक लिए, 20 स्टॉक का जो टोटल रिटर्न है वो अगर आपको से निफ्टी या निफ्टी 500 से बेटर रिटर्न दे रहा है ऑन द लॉन्ग टर्म, देन यू आर गोइंग गुड. आपको 3 साल देने चाहिए एटलीस्ट मिनिमम. आपको समटाइम्स विल बी लेस देन निफ्टी 500, समटाइम्स विल बी मोर देन निफ्टी 500. अगर आप मोर कर रहे हो तो अच्छे हो, आप लेस कर रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देना चाहिए. दैट्स द वे आई शुड थिंक अबाउट इट. बेंचमार्क योरसेल्फ अगेंस्ट सम ऑफ दोस. अगर आपके पास आर्टिफिशियल माइंड में बेंचमार्क है कि मिनिमम 20% बनाना है, फिर किसी का कुछ नहीं होगा. क्योंकि जब आप 20% नहीं बना पाओगे 2 साल कंटिन्यूसली, देन यू विल थिंक यू आर अ वेस्ट एंड यू विल गिव अप. ये जो 20-30% के जो नंबर्स हैं बहुत डेंजरस हैं. काफी आप कह सकते हो कि आई वांट टू ट्राई, बट इफ आई गेट बेटर देन द इंडेक्स आई एम गुड, ओके. देन इट्स स्टिल ओके. एंड काफी लोग ना डिविडेंड्स के पीछे भागते हैं कि मतलब डिविडेंड्स है तो पैसा ही पैसा होगा, उसके लालच में निकल जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन्वेस्टर्स हु गो टुवर्ड्स स्टॉक्स जो डिविडेंड देने वाले हैं या फिर उनका डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है? So my answer to that is probably the कौन है ये लोग. कहाँ से आते हैं ये लोग? क्योंकि डिविडेंड भी आपका ही पैसा है. कंपनी में था वो आपको दे रहा है. जो जब तक कंपनी में था उसकी वैल्यू थी कंपनी के अंदर. अब वो निकल गया तो कंपनी की वैल्यू कम होनी चाहिए उतनी. ये किसी को समझ नहीं आता. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी के पास पैसे होते हैं लेकिन वो किसी को देती नहीं है. तो लोग समझते हैं कि यार ये पैसे हैं या नहीं किसी को पता नहीं है. जिस दिन उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया तो लगा कि यार पैसे तो रियल है यार, मतलब अच्छी कंपनी है फिर तो. इंडिया में बहुत होता है ऐसे कि लोग दिखाते हैं कैश बैलेंस लेकिन होता नहीं है. सत्यम का बड़ा केस था एट सम पॉइंट कि वो फ्रॉड हुआ था. बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ अदर रीजन पीपल बिलीव कि आप अगर बोलते हो हम बिलीव नहीं करेंगे यार, आप डिविडेंड दो तो सही. तो देन इट्स ओके टू काइंड ऑफ थिंग. बट आई थिंक चेजिंग कंपनी फॉर डिविडेंड्स अलोन वेरी डिफरेंट थियरी. बट फॉर सम पीपल इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. वो स्टॉक्स इसलिए खरीदते हैं कि लॉन्ग टर्म में उसका थोड़ा सा इनकम आ जाए. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे डिविडेंड चाहिए. सम टैक्स रूल्स फॉर सम पीपल इन सम फॉरेन जुरिस्डिक्शन मेक डिविडेंड्स लेस एक्सपेंसिव देन पीपल इन इंडिया. हम यहाँ पे टैक्स देते हैं 30% देते हैं, वो टैक्स सिर्फ 5% देते हैं. सो उनके लिए फायदेमंद है. लेकिन अगर आप वो लोग नहीं हो और जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा है, देन मोस्ट प्रॉब्ली डजंट अप्लाई टू यू. Right. So therefore you should not chase dividends. Chase dividends, got it. Let's say मेरे पास 50,000 रुपीज का कॉर्पस है टू इन्वेस्ट, राइट? मैं कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड इन स्टॉक्स में कितना अमाउंट डालूं? So 50,000 is a little less because अगर आप I would say put at least 15 to 20 stocks. Okay. You should have because you don't have that much time to learn and know and all that. 20 stocks अगर आप लोगे तो each stock can be only 2,500 rupees at 50,000. 2,500 में आपका अगर 600 रुपए का स्टॉक है तो आप 4 ले सकते हो स्टॉक. 500 रुपए का स्टॉक है 5 से ले सकते हो. बट अगर 1,400 रुपए का स्टॉक है तो आप एक ही ले सकते हो. हाँ, और एमआरएफ का तो आप ले ही नहीं सकते. एमआरएफ तो और बात है. A lot of other stocks are more than 2,500. Nestle now maybe around that much, but I think many of the stocks are 8,000, 9,000 rupees per stock. So it's a little less if you ask me. But I think it's a good thing to say कि basically put that money into the stocks that you want and over time try to build it up. मतलब उन्हीं stocks को और खरीदो ताकि your 50,000 becomes 1 lakh by your adding more money. That way you don't think कि 50,000 डालें वही होगा. आपको और डालने पड़ेंगे क्योंकि 50,000 रुपए से जो रिटर्न आएगा for a person who saved 50,000 is not much. आपको 50,000 का आपको 1 लाख करना पड़ेगा, 1 लाख से 1.5 लाख करना पड़ेगा. सो यू हैव टू प्लान कि आज ये 20 स्टॉक मैं थोड़े थोड़े से ले रहा हूँ, आगे जाके और लूँ. नो, एज अ फंड मैनेजर लाइक आपको कैसे पता चलता है कि कौन से सेक्टर्स में डिमांड स्लो डाउन होने वाली है या कौन से सेक्टर्स में मोमेंटम बना रहेगा? आर देयर एनी स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ, योर लिव्ड एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर सकते हैं? सो आई थिंक वेरी यूजफुल क्वेश्चन. आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते. वाओ. फॉर इंस्टेंस मैं इसलिए नहीं खरीदता मोमेंटम स्टॉक कि इसकी मोमेंटम बनी रहेगी, कि मुझे पता है कि इसकी मोमेंटम रहेगी. बिकॉज अगर मुझे पता होता और वो सच होता, why would I manage our money for other people? I would just manage my own money. You cannot predict. The answer is always gray. You know that the day is sunny today, and in Bangalore, you can never say when it's going to rain.
So it will rain in summer, in winter, in rainy season, in non-rainy season, everything. Sometimes it will not rain at all in summer and winter. Because it's like the weather, we don't stop working, we don't stop living our lives because of the weather. Same way, I think you should go to the market saying, I have this thought that if I buy momentum stocks, enough of them will keep going up. तो उस हिसाब से वो है. अर्निंग्स भी प्रेडिक्शन ऐसी है कि फॉर इंस्टेंस आप एयरपोर्ट जाओगे रोज, आप देखोगे सारे एयरपोर्ट्स भरे हुए हैं, सारे प्लेन्स भरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली एयरलाइन शुड मेक मनी. आप एयरलाइन खरीदते तो वो आपको 1500 करोड़ लॉस दिखा देता है. देन यू आर थिंकिंग कि ये क्या था, इतने सारे पैसेंजर्स के साथ पैसे नहीं बनाओगे तो कब पैसे बनाओगे. बेस्ट थिंग इज डोंट प्रेडिक्ट, वर्क ऑन प्रोबेबिलिटीज. हो सकता है यहाँ या नहीं हो सकता है. अब 50 या 60% का प्रोबेबिलिटी है अगर, और वो नहीं निकला आपका, आपके इसमें रिस्क कंट्रोल भी है कि आप उसको 2 साल दे दो या 3 साल दे दो, उसके बाद आप बोलो कि नहीं चलो नहीं हुआ, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. तो बट लेकिन अगर कैपिटल माइंड पे जैसे आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू समवन जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अराउंड एक सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं एंड दे जस्ट वांट टू गेट इनटू इट? Okay, so if you look at momentum as a strategy, the way the concept works is that you have to test something. You have to test something in the back. You have to run the test saying कि अगर मैंने पहले चलाया होता तो कैसे प्रॉफिट बनता, अगर मैंने 2006 में चलाया होता, 2008 में चलाया होता, 2011 में चलाया होता, बिकॉज यू हैव द डेटा ऑफ द पास्ट. इट्स अ रूल बेस्ड सिस्टम. तो आप टेस्ट कैसे करते हो? मतलब व्हाट आर द स्क्रीनर्स, व्हाट आर द टूल्स दैट You can use, so we built our own. Acha. We wrote our own code and built it and all that. But there are lots of other places. There's a place called Amy Broker where you can test software. Now I think there are lots of other. This thing, Amy Broker was one of the largest and oldest place where you could test strategies like this. Okay, got it. There were a bunch of other software also. You can test them online. You just have to download the data, stock market data, and then you have to plug it in, saying अच्छा ये है. You have to buy Amy Broker. You have to buy this data also sometimes separately. आप अगर खरीदोगे नहीं, then it doesn't make sense. it, because you may get bad data, stale data. So you buy it from a reliable source. Then you can test this system. तो आप टेस्ट करते हो टेस्ट करके, and then you can say कि देखो ये ऐसा रिटर्न बनता है. The returns vary because sometimes it will be 20%, sometimes it will be 80%, sometimes minus 50%, minus 30-40%. What are the parameters that you must change कि आप ऐसे स्टॉक्स को खरीदोगे जिसमें एटलीस्ट मिनिमम इतना टर्नओवर होगा, नहीं तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यू हैव टू फैक्टर इनटू योर थॉट प्रोसेस. ये नहीं होगा कि आप मोमेंटम स्टॉक, मतलब अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको ले लो. इट हैज़ टू बी डिफाइंड सेट ऑफ पैरामीटर्स. ऊपर जाने का मतलब क्या होता है कि 1 साल का रिटर्न एटलीस्ट इतना होना चाहिए, या फिर कंपैरिजन विद एवरीबडी एल्स इट शुड बी हायर और अमंग द हाईएस्ट. सो आप सारे स्टॉक्स को रैंक करोगे, उसमें मोमेंटम आप पैरामीटर दोगे. अगर थोड़ा सा स्टडी करोगे, इसमें एक थोड़े से पेपर्स भी हैं जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है. Okay. तो व्हाट इज द रूल दैट सेज दिस स्टॉक इज इन मोमेंटम, व्हाट इज द रूल दैट सेज दिस स्टॉक इज रैंक्ड हाईली ऑन मोमेंटम, एंड देन यू कैन अप्लाई दोज रूल्स विद इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ये जो सारी रूल्स हैं वो अमेरिकन मतलब स्टॉक्स पे लगाया है उन्होंने, और उन्हें पेपर बनाया था. तो एंड वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिर इनको अप्लाई इनको अप्लाई करना है बस. गॉट इट. तो एक तरह से वो बेसिस हो गया और ये आंसर हो गया इन अ वे. गॉट इट. अब यू नो मोमेंटम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा विन तो यही होता है टू अंडरस्टैंड व्हेन टू गो ऑल इन एंड जब कब कैश रखना चाहिए, राइट? तो व्हाट आर सम टिप्स ऑन अंडरस्टैंडिंग कि हम मार्केट सेंटिमेंट को कैसे बेहतर तरीके से गेज या समझ सकते हैं? तो एक चीज़ है कि सेंटिमेंट अगर अच्छा है तो स्टॉक्स अच्छी कर रही होंगी. सो इन अ वे ब्रॉड सेंटिमेंट अच्छा होना चाहिए. ब्रॉड सेंटिमेंट का मतलब अगर 500 स्टॉक ले तो 500 स्टॉक्स में से एटलीस्ट 300 स्टॉक्स शुड बी शोइंग सम पॉजिटिव अप ट्रेंड, एंड मेनी इंडिकेटर्स लाइक दैट एग्जिस्ट. कहते हैं कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, सो नंबर ऑफ स्टॉक्स एडवांसिंग माइनस नंबर ऑफ स्टॉक्स डिक्लाइनिंग. अगर ये 1 से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है, मतलब 1.5 का मतलब ये है कि 40 स्टॉक नीचे जा रही हैं, 60 स्टॉक्स ऊपर जा रही हैं. वो 60% of the stocks are going up. That's a 1.5 ratio. और 1.52 ratio का मतलब है 33 stocks are falling and 66 stocks are gaining out of any 100. Got it. Out of a broad category. तो ये अगर आप डेली पे देखें तो डेली है. आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप शायद डेली देखोगे. आप वीकली में देखोगे तो यू आर मोर स्लाइटली लॉन्गर टर्म ट्रेडर. आप लास्ट 1 महीने में देखोगे तो यू आर स्लाइटली लॉन्गर टर्म, एंड आप 1 साल में देखोगे. सो दिस एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज वन थिंग. Another one is number of stocks above their moving averages. अगर आप moving average 200-day moving average ले लो, number of stocks above. So ये एक तरह का sentiment होता है. Another one is looking at the sentiment of earnings also.
how well median earnings of the top 100 companies, how much is it? If it's fallen below 12-13%, then earning sentiment is weak. So prices determine human sentiment, earnings determine fundamental sentiment in that Fundamentally. sense. So you can gauge based on both. Got it. So it's a combination of the two. Got it. Thank you so much for your time, दीपक. ये बहुत ज़्यादा insightful था. Thank you so much, Anuma. It was good to be here. तो ये था हमारा बिगिनर्स प्लेबुक ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. आपका इस एपिसोड में मेन टेकअवे क्या था? कमेंट्स में जरूर शेयर करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगली बार. टिल देन कीप ग्रोइंग.